नमस्कार दोस्तों। देश का रुपया कमजोर हो रहा है? नहीं। हमारी वित्त मंत्री कहती है रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है और डॉलर इतना मजबूत हो गया कि अब रुपया 83 रुपए 20 पैसे का $1 हो। यानी जो 2014 में 58 रुपए का डॉलर हुआ करता था, $1, डॉलर कमजोर था बेचारा, तो वो रुपए के मुकाबले 58 रुपए का $1 होता था। अब डॉलर मजबूत हो गया, अमेरिकी डॉलर। यह अमेरिका की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अपने डॉलर को इतना मजबूत कर दिया और रुपया कमजोर नहीं हुआ, रुपया नीचे गिर गया, डाउन हो गया। तो रुपया उस मजबूत या दमदार या मोटे डॉलर से के आगे दब गया और दबने के कारण वो 83 रुपए 20 पैसे का $1 हो गया। तो हुजूर, इस आज तक के भारत के इतिहास में सबसे गर्त में पहुंच गया रुपया। क्यों? क्योंकि डॉलर मोटा हो गया और मोटा होकर के उसने दबा लिया। तो इसमें बेचारी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या दोष है, या हमारे प्रधानमंत्री का जो 56 इंच का सीना है उसका क्या दोष है? उनका 56 इंची सीना तब था ना जब 58 रुपए का $1 था। अब वो 58 से निकल के जब वो पहुंच गया 83.21 का, तो साहब फिर अब उनका अब आप उसका अनुपात जोड़ लीजिए ना, 56 से जब इतने 58 रुपए का $1 था, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं इसको। तो इस तरह की स्थिति, तो ये कमजोरी समझिए। आज अमेरिका के जो अखबार है, न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया है, या यूरोप के हैं, वो आज इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जो आर्थिक मंदी की आशंका है, जो आशंकाएं हैं पूरे दुनिया को लेकर के, जो आर्थिक बाजार जिस तरीके से गिर रही है, जिस तरीके से भारत में मंदी का एक बड़ा दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की मार्केट में क्या होगा, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि कमजोर होने के मद्देनजर, अब कमजोर तो हम है नहीं, डॉलर मजबूत होने का, तो डॉलर मजबूत होने का क्या हुआ, अमेरिका में पर्याप्त उनके हिसाब से नौकरियां हैं उनकी जरूरत के मुताबिक, वहां पर इन्वेस्टमेंट में भी कोई कमी नहीं है, और तभी वहां पर डॉलर जो है भारत से निकल करके अमेरिका वापस जा रहा है और अमेरिकी डिमांड बढ़ गई है। तभी अमेरिका का इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक स्थिर स्थिति में है। लेकिन भारत में स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं, डॉलर मोटा होने से बाकी चीजें दबी जा रही हैं। अमेरिकी यूरोप में इस वक्त पॉजिटिव इन्फ्लेशन है, जिसे कहेंगे सकारात्मक महंगाई है, और अमेरिकी में सोशल सिक्योरिटी जो है वो वहां को संबल देती है। भारत के अंदर तो कोई सोशल सिक्योरिटी है नहीं, आप चाहे जितना बड़ा टैक्स देते हो, कल के दिन यदि अचानक आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आपके $1 की कमाई नहीं, या आपका कोई मर जाए, तो ये सरकार आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कराएगी। तो यह इस देश का पूरी स्थिति है कि आप टैक्स सिर्फ देते रहिए, महंगाई भरते रहिए। जैसे इंदौर ने किया, इंदौर में यह हुआ कि दुकान, यदि आप आपकी अपनी दुकान है, उसमें आप अपनी दुकान का एक बोर्ड लगाएंगे तो 10,500 तो आप जो है 11,500 या 11,12,500 कह दीजिए, 12,500 आप उसका नगर निगम को टैक्स देंगे, और उसके बाद में कलेक्टर रेट के हिसाब से 4% का वो अलग देंगे। तो यह एक सत्य है। इसके बाद आप समझ लीजिए, तो जिस तरीके से पूरी मार्केट की स्थिति है, वो मार्केट की समझने की स्थिति है। तो इस स्थिति में आपको जाना पड़ेगा आखिर ये हो क्यों रहा है। आज देश में रुपया सबसे निचले स्तर पे है, भारत के इतिहास में सबसे निचले स्तर पे है। इसका भुगतान क्या होगा? 2 साल में 10% रुपया टूट गया है और यह स्थिति हुई। तो सीतारमण की बात को छोड़िए, लेकिन गिरावट की जो वजहें हैं, विकसित देशों के जो इन्वेस्टर हैं, जो भारत में पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा भारत के बाजार से, मार्केट से निकाल रहे हैं, और
वो तमाम दूसरी जगह यूरोप और अमेरिका की बाजारों में पैसा लगा रहे हैं। जोखिम कम करने के लिए सोने की तरह डॉलर जुटाने का चलन चल पड़ा है, और उस कारण से क्योंकि लोगों को सोने से ज्यादा भरोसा डॉलर पर हो गया है। तो यह रूस यूक्रेन युद्ध एक बड़ी वजह है ही, ऑलरेडी है। इसके बाद अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दर में 0.75% की बढ़ोतरी की है। भारत में भी हुई है, भारत में और ज्यादा हुई है, लेकिन भारत की बैंकें अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में आरबीआई असफल साबित हुई है, क्योंकि पिछले सालों के दौरान उसे इतना कमजोर कर दिया गया। नोटबंदी, जीएसटी का बेमेल जीएसटी, और इन सब ने देश को बर्बादी में ढकेल दिया। और बिजनेस बर्बाद होगा तो आपका भविष्य बर्बाद होगा, क्योंकि रोजगार तब पनपते हैं जब बिजनेस पनपता है, और बिजनेस कब पनपता है? जब उसके लिए मुफीद स्थितियां मिलती हैं। और मुफीद स्थितियां कब मिलती? जब उन्हें कच्चा माल और सारी चीजें वक्त पर मिले, ट्रांसपोर्टेशन हो, गवर्नमेंट की तरफ से दिक्कतें ना हो, और ये सारी चीजें। और इस समय क्या है स्थिति? हर चीज में लूट मचाई हुई हो जब सरकार ने, तो उस स्थिति में कारोबारी माहौल कैसे बन सकता है? तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट से ज्यादा जो है फायदे की स्थिति होती, लेकिन एक्सपोर्ट हम कर नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा इंपोर्ट हमारे यहां ज्यादा है, पेट्रोलियम, सोने के दाम, दूसरे और खाद्य पदार्थ और दूसरी चीजें, पढ़ाई, सारी चीजें, विनिवेश, जो निवेश की स्थिति है, वो सारी चीजें हमारे यहाँ घट गई हैं। वही भारत की स्थिति है कि भारत में जो जो चीजें आ रही थी, चाहे भारत में मेडिकल टूरिज्म आ रहा हो, दूसरे टूरिस्ट आ रहे हो, दूसरा आ रहा हो, तो तमाम देशों ने अपने यहाँ इस बात के प्रतिबंध लागू कर दिए कि भारत में घृणा के कारण, नफरत के कारण, और भारत में महिलाओं की सुरक्षा, आप ये मान के चलिए, असुरक्षित। और जब असुरक्षित हो तो ऐसी स्थिति में आपको भारत की यात्रा नहीं करनी चाहिए। यह बात विदेशी तमाम देशों ने अपने यहां एडवाइजरी जारी कर दी। अब उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में जो चीज कहीं से कुछ बहुत पैसा आता था, वो आना हो गया बंद, एक्सपोर्ट कम हो गया, उसके अपेक्षा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसी स्थिति आप समझिए, दुनिया में 85% व्यापार यूएस डॉलर पे होता है। ऐसी स्थिति में भारत की हालत तो बिगड़ना तय है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो जब यह हालत हो तो आपको चिंता करनी पड़ती है, और यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश में सिर्फ यही चल रहा है कि हाँ, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। आप क्या कर रहे हैं? आप तो सही कर नहीं पा रहे हैं, तो आप पिछली सरकारों की बुराइयां करके अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे यहां अदालतें हो, सब कुछ हो, वहां अन्याय चल रहा है। और अन्याय की स्थिति यह है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, हिमांशु कुमार साहब, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जो एक किस तरीके से आम आदिवासियों को नक्सली बता बताकर चुन चुन के मारा जाता है, उनकी महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों तक से रेप किया जाता है। और ये रेपिस्ट कोई और नहीं होते, पुलिस के लोग होते हैं, सैन्य बलों के लोग होते हैं, दूसरे और लोग होते हैं, और सरकारी अफसर होते हैं। इन्होंने शोषण किया है कारपोरेट के साथ मिलकर, और इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में वहां पे जाके छोटी छोटी बच्चियों को उठा करके उनका यौन शोषण किया है, और सारी चीजें की है। इस कारण से उनके मन में घृणा है आपके प्रति, तो ये घृणा के भाव पैदा हुआ, क्योंकि आपने बनाने की बजाय बिगाड़ा है। तो ये लूट का एक जरिया बना, और उसके बाद में नक्सल के नाम पे बहुत बड़ा फंड आता है, और वो फंड आता है, उससे ये पुलिस अफसर और ये जितने नक्सल बेल्ट में काम करते हैं वो ऐश करते हैं। तो सरकार से भी फंड लेंगे, उनका भी पैसा लूटेंगे, और आदिवासियों का शोषण करेंगे, और उसके बाद में कहेंगे, और यदि कोई इनके लिए सच बोलेगा, लड़ेगा, तो उसे अर्बन नक्सल बता देंगे। तो यह साहब चल रहा है। तो हिमांशु कुमार जी ने इसको लेके जज को चिट्ठी लिखी, जिन्होंने जुर्माना उन पर किया, उन्होंने खुला खत लिखा, और लिखा, आपको एक खुला खत लिख रहा हूं क्योंकि चाहता हूं इस खत को देश के लोग भी पढ़ें। मेरे माता पिता और ताऊ जी इस देश की आजादी की लड़ाई लड़े थे, जैसे उनकी पीढ़ी के लाखों लोग लड़े थे, और उन सभी को का सपना था कि भारत का निर्माण जिसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और हर किसी के साथ न्याय होगा। यही बात प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के वक्त में कही थी कि मेरी आजादी, देश की आजादी तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक इस देश के आखिरी व्यक्ति के आंखों के आंसू ना पोंछ दिए जाए। तो आप समझ सकते हैं उसी को लेकर तो इस देश की सरकारें मुसलमानों को घरों पर बुलडोजर चला रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं, और इस तरह की चीजों को लेकर उन्होंने जो कहा, और उसके बाद में नेता मंत्री और सब जो है तमाम आते हैं, तमाम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और चल देते हैं। गुंडा जेल जाए न जाए, लेकिन ये नेता जो है किसी को भी जिसको चाहते हैं उसे जेल में भेज देते हैं। तो साहब ये स्थिति है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर आदिवासी महिलाओं से नियमित बलात्कार किए जा रहे हैं। जो आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा बल भेजे गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ नियमित बलात्कार कर रहे हैं। अदालतें बेशर्म होकर महिलाओं की शिकायतों में जब उठाई जाती है तो उन्हें उसमें डस्टबिन में फेंक दे रहे हैं, और उनके जो बलात्कारी हैं वो मूछें मरोड़ते हुए और फिर नई एक महिला के साथ बलात्कार करने, नई बेटी के साथ बलात्कार करने निकल पड़ते हैं। तो आदिवासी बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और सबकी हत्याएं की जाती, और ये हत्याएं लगातार हो रही। उन्होंने खुद लिखा है हिमांशु जी ने कि मैंने 519 मामलों में कोर्ट को सौंपे और जिनमें बताया सच कि ये अन्याय हुआ है, ये नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस पर अदालतों ने कुछ नहीं किया। भीमा कोरेगांव मामले में 4.5 साल बीतने के बाद भी सरकार चार्जशीट तक फाइल नहीं कर सकी, और उसके बाद में उन लोगों को जेल में डाले हुए, बगैर किसी अपराध को साबित हुए, बगैर किसी कारण, सिर्फ संदिग्धता के आधार पर। तो इस तरह की स्थितियां तो निश्चित हो, और उसे लेकर जीएस साईं बाबा ने, जो उनके साथियों ने के मामले में फैसला जज ने जब सुनाया, तो सरकारें अदालत पूंजीपतियों के माध्यम से आदिवासियों को खत्म करने के लिए वो सब अदालतें चली जाती, उच्च अदालतें चली जाती। सोनी सोरी के गुप्तांगों में थाने के भीतर पत्थर भर दिए गए। आप सोचिए, तो ये हो रहा है, ये हमारे देश का सोशल सिक्योरिटी है कि हमारे देश की बेटी के साथ उसके थाने में, उसके गुप्तांग में पत्थर भर दिए जाते। तो यह देश है। मेडिकल कॉलेज में उसके शरीर से पत्थर निकाले गए, टेबल पर रख दिए गए। 11 साल बाद भी वो इंसाफ के लिए ठोकरें खाती घूम रही है, याचिका खारिज होती जा रही है। आज समझिए कोई सुनने को तैयार नहीं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसकी बेटी के हत्यारों को, उसके परिवार के हत्यारों को की सजा माफ कर दी जाती है, और उन्हें बलात्कारियों को, हत्यारों को मालाएं पहनाई जाती है। माफ कीजिए, आपने अदालतें न्याय नहीं अन्याय में बदल दिया है। तो ये न्यायालय नहीं अन्यायालय है। तो आप करोड़ों लोग एक राष्ट्र के रूप में एक साथ रहने का फैसला इस भरोसे के साथ करते हैं कि उनके साथ कोई अन्याय ना होगा, लेकिन आज रोज अन्याय करने वाले साफ आप साथ दे रहे हैं, और न्याय और इंसाफ मांगने वाले को आप अपराधी साबित कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। जज साहब, आप अदालत की अवमानना कर रहे हैं। माफ कीजिए, आप बहुत कमजोर और डरे हुए व्यक्ति हैं, डरे हुए जज हैं। हालांकि सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं। संविधान ने आपको सरकार से आजाद कर रखा है, लेकिन आपको देखकर मुझे उस कुत्ते की याद आती है जिसके सामने कोई डंडा लेकर खड़ा हो और कुत्ता न डरकर अपनी पूंछ अपनी पिछली टांगों के बीच में फंसा रखी हो। वही हाल आपका है। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट को लिखी है हिमांशु कुमार ने। आप न सिर्फ इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, बल्कि आप इंसानियत, लोकतंत्र, कानून सबका कत्ल कर रहे हैं, जिम्मेदारियों का कत्ल कर रहे हैं। और अंत में बताना चाहता हूं कि यह खत मैंने आपको अवमानना करने के लिए लिखा है, क्योंकि मैं जनता के साथ अन्याय करने वालों को इज्जत नहीं दे सकता। अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है,
धन है, अहंकार है, और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। पहले ये गुजरात में टेस्ट किया गया और उसको हिंदुस्तान में अब लागू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी दो हिंदुस्तान नहीं चाहती है। मैं अजय शुक्ला हिमांशु कुमार की बात से पूरी तरह सहमत हूं और मैं भी उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए कहता हूं कि यह अदालत, इस देश की अदालतें सचमुच कुत्ता हो गई। अवमानना का मुकदमा मुझ पे भी कीजिए, मैं तैयार हूं, लेकिन अन्याय अन्याय नहीं बर्दाश्त कर। लड़ूंगा, तुम्हारे पास भी आऊंगा, क्योंकि तुम मेरे पैसे से खाते हो, मेरे पैसे की गाड़ी से चलते हो, मेरे पैसे से खरीदी गई कुर्सी पर बैठते हो और मेरे पैसे के बूते तुम्हारे बच्चे पलते हैं, तुम्हें घर मिला हुआ है, सुविधाएं मिली। इसलिए मिस्टर जस्टिस, यदि इंसाफ नहीं कर सकते तो यह अन्याय मत करो। लेकिन यह कह के भी मैं जानता हूं तुम्हारे शर्म नहीं आएगी, तो मैं हिमांशु कुमार के साथ खड़ा। हिमांशु कुमार अभी हाल ही के दिनों गए थे उस गांव में, गोपांडा गांव में, जहां पर सुकमा का यह गांव है छत्तीसगढ़ के, और वहां पर 2009 में, सितंबर 2009 में वहां पर क्या हुआ था, आदिवासियों की हत्या की गई थी, सामूहिक हत्या की गई थी। उन्हें पहले थाने बुलाया गया और कहा गया कि थानेदार ने कहा कि यहां से ऐसे ऐसे रोड निकलनी है और यहां से तमाम कारपोरेट के लिए वो रास्ता बनना है और ये बनना है, तुम लोग जो है खाली करके यहां से चले जाओ और ये करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऐसे कैसे, हमारे घर वो खत्म हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं। उनका कोई बात नहीं, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हम नक्सली बता देंगे, समझ लो, नहीं तो भाग जाओ और ऐसे करो। और उसके बाद में उन्होंने वही किया। और उसके बाद वहां के लोग जब उनसे कहा अच्छा एक काम करो, तुम सरेंडर कर दो, हम तुम्हें जो है ये दिखा के कि हाँ सरेंडर कर दिया है, तुम्हें क्षमा दिला देंगे और ये कर देंगे। और उसके बाद में उन्होंने उसको, आदिवासियों को थाने लाए और उसके बाद में इनकाउंटर दिखा दिया अपना प्रमोशन लेने के लिए और पैसा लेने के लिए। और उसके बाद में उनको मार करके और फिर कहा कि हाँ साहब हमने बड़ी बहादुरी का काम कर दिया। एक उसमें बच्ची बच गई, वो जब अस्पताल पहुंची तो जीवित बच गई और उसने पूरी बात बताई, और जब बात बताई सारी बात सामने आ गई, तो उसके बाद में जो पुलिस के लोग बर्खास्त किए गए या सस्पेंड किए गए, वो सब जो है जाते हैं और फिर उस गांव में जाकर के और किस तरीके से छिपे हुए लोगों पे गोलियां बरसाते हैं नंगे होकर के। आप समझिए, तो आप ये हो रहा है और ये होने के बाद में सरकार क्या कर रही, सरकार हमले कर रही। उस बच्ची के ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इस तरह से, और जब इस तरह से हो रहा तो समझिए, एसपी पहुंचता है डॉक्टर को लेकर के उस लड़की के पास में और कहता है सोली से कि आप जो है एक काम करिए, कल अदालत में वहां पर ऐसे एनआईए के सामने हाजिर हो, या नहीं हाजिर होगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और तो उसने कहा मुझे तो कोरोना पॉजिटिव आप ही लोगों ने बताया हुआ, घर से निकलने पे हुआ है। उनका कोई बात नहीं, आपको नहीं है, आप निगेटिव हैं। और उसके बाद में फिर बाद में डॉक्टर ने बताया कि उसको तो थानेदार ने कहा था, एसपी ने कहा था कि नहीं तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें भी नक्सलियों का समर्थक बता दिया जाएगा, इसलिए इसे कह दो और ये जाए। और गई तो उस पर मुकदमा एक और दर्ज कर दिया गया। तो ये हाल हो रहा है, और ये हाल हो रहा हो तो आप समझिए कितना बड़ा अन्याय है। और इस अन्याय के शासन को आप कैसे कहें, और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। तो इसलिए भारत जोड़ो तो तब हो पाएगा जब आप इस अन्याय से लड़ेंगे, इस भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, इस पूरी नफरत से लड़ेंगे। तो ये जो भ्रम है कि पढ़े वेद या चाहे कुरान, एक हाड़ मास के हैं हम सब बंदे, सब में एक ही है जान, न कोई अछूत, न कोई ब्राह्मण, न कोई हिंदू और न कोई मुसलमान। तो इस बात को यदि आप समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप तो अपनी बहनों से बलात्कार करने के आदी हैं, और जब ये हो तो आपसे क्या उम्मीद करें। तो ये अदालत है और ये सरकार है,
एक तरफ आर्थिक रूप से देश को बर्बाद कर रही है, एक तरफ न्यायिक रूप से बर्बाद कर रही है, और एक तरफ सारी व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उसके बाद में हमारे कानून मंत्री क्या कहते हैं, ये अदालतों को से प्रशासनिक अधिकार छीन लिए जाने चाहिए। तो आप समझिए, हर जगह सिर्फ छीनने का चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर लूट हो रही। यही भारत है, यही नया न्यू इंडिया है। और इस मोदी के न्यू इंडिया को पहचानिए, जानिए। यदि इसे अभी नहीं पहचाना तो कभी नहीं पहचान पाएंगे। तो इस सच को जानिए। अदालतें यहां बिकी हुई हैं, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई हैं, संविधान का कोई मायने नहीं रह गया, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले परिवारों को आज फिर से एक लड़ाई लड़नी पड़ रही। यह सत्य है। तो इस सब को पहचानना आपको है, क्योंकि देश आपका है। ये लोग आए हैं, ये तो लूटने आए हैं और लूट के चले जाएंगे। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।